नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने राज्यों से कोविड मरीजों और दैनिक मृत्यु पर नियंत्रण के लिए अत्यधिक प्रभावी उपाय करने को कहा। सरकार ने कहा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति गंभीर चिंता का विषय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन की अटकलें खारिज की। देश भर में अब तक 6,87,00,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट सभी मुद्दों को तेजी से सुलझाने पर सहमति। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों का प्रचार तेज। तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में एक ही चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। केंद्र ने स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को 46 अरब 8 करोड़ रुपए जारी किए। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने की स्मृति में आज गुड फ्राइडे। और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज रात रॉबर्टो बतिस्ता अगुस्त का सामना जैनिक सिनर से। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं नवीन सक्सेना। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने उन राज्यों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है, जहां से कोविड के मामलों में वृद्धि और इनसे होने वाली मौतों के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बढ़ते दैनिक मामले और मृत्यु संख्या के कारण जिन राज्यों को श्रेणीबद्ध किया गया है, उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यह कहा गया कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में हाल ही में कोविड मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने के साथ ही स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे सहित स्थानीय प्रशासन पर भारी दबाव पड़ेगा। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान राज्यों में अस्पतालवार होने वाली मृत्यु की समीक्षा, उचित रणनीति तैयार करने, अस्पतालों में देर से प्रवेश संबंधी चिंताओं को दूर करना और राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश राज्यों को दिया गया है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कार्य योजना बनाने, 24 घंटे चलने वाले आपात केंद्र और सूचनाओं के समयबद्ध आदान प्रदान पर जोर दिया गया है। साथ ही प्रतिदिन होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को और मजबूत करने की सलाह राज्यों को दी गई है। बैठक के दौरान दवाई भी और कड़ाई भी के संदेश को और उजागर करने की सलाह राज्यों को दी गई है। इसके अलावा सभी पात्र लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने के बारे में भी सलाह दी गई है। दिवाकर के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि वे लगातार कोविड नमूनों की जांच बढ़ाएं ताकि संक्रमण 5% या उससे नीचे रहे। इसके अलावा आरटी-पीसीआर परीक्षणों को सुनिश्चित बनाएं। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी सलाह दी गई है। राज्यों से प्रत्येक अस्पताल में मृत्यु दर की जांच करने, उचित रणनीति तैयार करने और अस्पतालों में देर से प्रवेश तथा राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन दिशा निर्देशों का पालन करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। मामलों की जांच, वार्ड और ब्लॉक में संकेतकों की समीक्षा, 24 घंटे आपात ऑपरेशन सेंटर, इंसीडेंट कमांड सिस्टम और सूचनाओं की समयबद्धता पर ध्यान देने के साथ जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। राज्यों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को मजबूत बनाने की भी सलाह दी गई। बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दवाई भी, कड़ाई भी संदेश सभी मीडिया तथा अन्य मंचों के माध्यम से प्रभावी ढंग से और व्यापक रूप में प्रचारित किया जाए। कोविड मामलों में वृद्धि की रिपोर्टिंग, प्रत्येक जिले में प्राथमिकता वाले आयु वर्ग के लिए टीकाकरण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योग्य स्वास्थ्य देखभाल, श्रमिकों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पात्र आयु वर्ग के 100% टीकाकरण की
समयबद्ध योजना की भी सलाह दी गई थी। इसके अलावा पर्याप्त वैक्सीन की खुराक सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तालमेल स्थापित किया जाए। श्री गौबा ने बताया कि करीब 15 दिन में स्थिति के लगातार बिगड़ने के कारण पिछले महीने की 6.8% की दर पार हो गई है। इस अवधि में कोविड से होने वाली दैनिक मौतों में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों से कहा कि वे कोविड के मामलों में हाल में हुई वृद्धि से निपटने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करें। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और नैदानिक प्रबंधन के लिए संक्रमण से लड़ने के लिए सभी संसाधन और सहायता देने के लिए तैयार हैं। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की वर्तमान स्थिति पर जानकारी दी। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कोविड के कारण प्रभावी व्यवहार परिवर्तन के तरीकों पर चर्चा की। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने राज्यों से जीनोम अनुक्रमण के लिए वायरस के अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए नैदानिक और महामारी विज्ञान के आंकड़े साझा करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के दैनिक मामलों में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने इन राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इस संबंध में उचित तथा कड़ी कार्रवाई करने को कहा। देश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीका लगाने का अभियान तेज हो रहा है। 16 जनवरी से शुरू ये अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बन गया है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कार्यकर्ताओं को ये टीका लगाया गया। बाद में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को ये टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक रिपोर्ट। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। देश भर में टीकाकरण केंद्रों पर पिछले 2 दिनों में टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए ऐसे ही कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। अनिल कुमार, जिन्होंने टीके की पहली खुराक ली, ने कोरोना टीकाकरण की पूरी व्यवस्था की सराहना करते हुए संतुष्टि जाहिर कर दी। मैंने वैक्सीनेशन मैक्स हॉस्पिटल से कराया एंड मैक्स हॉस्पिटल की जो अरेंजमेंट था वो बहुत अच्छा था, मैक्स साकेत का, और ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसे कोई फील नहीं किया मैंने। आई एम गुड एंड परफेक्ट। रवि कुमार ने टीकाकरण के तुरंत बाद से ही अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करते हुए लोगों को अफवाहों से सावधान रहने की हिदायत दी। I took the jab in the morning today. It was Covaxin. I took it from a government center. It was perfectly organized there. I'm feeling perfectly normal. There's no side effect at all. हर गुजरे दिन के साथ देश का टीकाकरण अभियान व्यापक होता जा रहा है। सौभाग्य के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल एक दिन में 81,000 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1 करोड़ 23 लाख से अधिक हो गई है। इस दौरान 469 लोगों की मौत हुई। कोविड से मृतकों की संख्या 1,63,000 से ऊपर पहुंच गई है। इस समय 6,14,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 5% है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 93.67% हो गई है। कल 5,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 1 करोड़ 15 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री केजरीवाल ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भविष्य में यदि लॉकडाउन की जरूरत होती है तो सरकार इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले लोगों से परामर्श करेगी। उन्होंने कहा कि स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सरकार सभी ठोस उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोविड महामारी की चौथी लहर का सामना कर रही है, लेकिन ये पिछली लहरों की तरह गंभीर नहीं है।
श्री केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में दिल्ली सरकार ने अस्पताल और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए योजना तैयार की है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, हाथ और मुंह साफ रखने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने की भी अपील की। श्री केजरीवाल ने जांच करने, संदिग्ध संक्रमितों का पता लगाने और क्वारंटीन में रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार सभी तैयारी कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना संक्रमित पति के संपर्क में आने के बाद स्वयं को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि हालांकि कल उनकी कोविड जांच नेगेटिव आई थी, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर कुछ दिनों के लिए उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। श्रीमती वाड्रा ने अपने सभी चुनाव कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित हैं। जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को आज मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को उनमें कोविड के कुछ लक्षण नजर आए थे। श्री तेंदुलकर ने आज सुबह ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्हें चिकित्सकों की सलाह से एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने लोगों से कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर कोविड-19 पर एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में नागपुर के ऑरेंज सिटी अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में डॉक्टर अनूप मरार श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन के बीच इस बात पर परस्पर सहमति बनी कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी सहित अन्य द्विपक्षीय मुद्दों का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन के साथ सीमा गतिरोध पर संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए कहा कि पैंगोंग झील क्षेत्र की घटनाएं और अन्य सभी मुद्दों के समाधान के लिए इस पहल से ठोस आधार मिलेगा। श्री बागची ने कहा कि दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक माध्यम से संपर्क बनाए हुए हैं। The two sides continue to remain in touch through military and diplomatic channels. As EAM had pointed out to his Chinese counterpart, a prolongation of the situation in neither side's interest. We therefore hope that the Chinese side will work with us to ensure that the disengagement in the remaining areas is completed at the earliest. This would allow both sides to consider de-escalation forces in eastern Ladakh, as that alone will lead to restoration of peace and tranquility and provide conditions for progress of our overall bilateral relationship. प्रवक्ता ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिख फॉर जस्टिस गुट की गतिविधियों का मुद्दा उठाया है। श्री बागची ने कहा कि मानवाधिकार परिषद इस गुट की गतिविधियों से परिचित है, जिसे भारत सरकार ने देश के लिए एक खतरनाक और अवैध संगठन घोषित किया है। I can confirm that our permanent mission in Geneva has sensitized the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights regarding the activities of this group, Sikhs for Justice. As I'm sure all of you are aware, SFJ, or Sikhs for Justice, have been declared by the Government of India as an unlawful association under our relevant domestic laws. SFJ is involved in anti-national and subversive activities with the intention to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India. कच्चे तेल की आपूर्ति घटने और कीमतें बढ़ने से भारत सहित अनेक देशों पर बुरा असर पड़ता है। श्री बागची ने कहा कि भारत ओपेक और अन्य संगठनों से अपील करता रहा है कि कच्चे तेल की आपूर्ति मांग आधारित होनी चाहिए।
India has been appealing beginning of this year to crude oil producing countries, both OPEC and OPEC Plus, to ease crude oil production cuts that were announced last year, so as to ensure that we have more crude availability, since high crude prices hurt consumption recovery of several countries, including India, particularly in the context of COVID. We have always believed that crude supply should be market determined and rather than artificially managed. म्यांमार की स्थिति से संबंधित प्रश्न पर श्री बागची ने कहा कि भारत हर तरह के हिंसक कार्रवाई की निंदा करता है। We condemn any use of violence. We believe that the rule of law should be prevailed. We stand for the restoration of democracy in Myanmar. We have urged the release of political prisoners and supported any attempts at resolving the current situation, including through the efforts of ASEAN. We remain engaged on this issue with our international interlocutors and at the United Nations Security Council in an effort to play a balanced and constructive role. भारत अपनी जरूरतों पर ध्यान देते हुए दुनिया भर के देशों में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि भारत ने विदेशों में वैक्सीन भेजने पर रोक नहीं लगाई है। India has taken the lead on sending vaccines abroad. No country has shared with the world the number of vaccines that India has while vaccinating its own population. Till now, we have supplied vaccines to more than 80 countries across the world. We have already stated that our external supplies would be done keeping in mind our domestic requirements. I want to emphasize that we have not imposed any export ban on vaccines. आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने राज्यों से बढ़ते कोविड मरीजों और बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के लिए अत्यधिक प्रभावी उपाय करने को कहा। सरकार ने कहा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति गंभीर चिंता का विषय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन की अटकलें खारिज की। देश भर में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट सभी मुद्दों को तेजी से सुलझाने पर सहमति बनी। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों का प्रचार तेज। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण के लिए चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। केंद्र ने स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को 46 अरब 8 करोड़ रुपए जारी किए। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने की स्मृति में आज गुड फ्राइडे और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज रात रोबर्टो बतिस्ता अगुत का सामना जैनिक सिनर से। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अगले चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में, असम में तीसरे और अंतिम चरण का और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु की कन्याकुमारी और केरल के मल्लपुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी 6 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कई वरिष्ठ नेता और फिल्म कलाकार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 3 जिलों हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना के 31 विधानसभा क्षेत्रों में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस तथा कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले संयुक्त मोर्चे के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेताओं ने कई रैलियां और रोड शो किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हावड़ा जिले के उलुबेरिया दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के मौजूदा विधायक पुलक राय लगातार दूसरी जीत की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली भाजपा ने इस बार उलुबेरिया दक्षिण सीट से नए प्रत्याशी को उतारा है। फिल्म अभिनेत्री पापिया अधिकारी पार्टी की उम्मीदवार हैं। 5 साल पहले भाजपा ने गौतम मुखर्जी को प्रत्याशी बनाया था। दूसरी ओर कांग्रेस और सीपीएम के नेतृत्व वाले 6 दलों के गठबंधन संयुक्त मोर्चा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के शेख कुतुबुद्दीन अहमद को प्रत्याशी बनाया है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी से लगभग 12,000 मतों के अंतर से हार के कारण पिछली बार वे दूसरे स्थान पर रहे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक ने वर्ष 1987 को छोड़कर उलुबेरिया दक्षिण सीट का 1977 से 2006 तक 6 बार प्रतिनिधित्व किया है। हावड़ा जिले के इस निर्वाचन क्षेत्र से 2,37,000 से अधिक मतदाता 2 निर्दलियों सहित 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इस बार करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, उलुबेरिया, हावड़ा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय के साथ पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के पश्चिमी बरीपुर में रोड शो किया। इससे पहले श्री शाह ने उत्तरी बंगाल में 2 अलग अलग चुनावी रैलियों को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में पत्तनमतिट्टा के कोन्नी में चुनावी सभा में राज्य में सत्तारूढ़ वामदल और विपक्षी गठबंधन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी इन दोनों मोर्चों से ऊब चुके हैं और वे एनडीए के विकास एजेंडे को पसंद करते हैं। उन्होंने राज्य में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि केरल के लोग, विशेष रूप से पेशेवर वर्ग, एनडीए में विश्वास करता है। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र की विकास योजनाओं को राज्य सरकार अपनी बता रही है। शबरीमाला के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि वाम मोर्चे की सरकार राज्य की सांस्कृतिक धरोहर की अनदेखी कर रही है। रैली में भाजपा के केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अश्वंत नारायण तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन उपस्थित थे। श्री सुरेंद्रन कोन्नी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिला। बाद में श्री जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदान के दौरान अपने समर्थकों और मीडिया को संबोधित करके मतदान के दौरान अशांति पैदा की है और क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है और इसलिए भाजपा ने सुश्री बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन नेताओं ने कहा कि पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के खिलाफ डीएमके पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा भी उठाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। असम ईवीएम विवाद मामले में कांग्रेस ने आज निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी नेता अश्वनी कुमार ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार के निजी वाहन में ईवीएम ले जाने की घटना चुनाव आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस ने असम में भाजपा में शामिल होने वाले बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ के उम्मीदवार का मुद्दा भी उठाया। सिक्किम में नगर निगम चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस चुनाव के लिए 31 मार्च को मतदान हुआ था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया है। मतगणना प्रक्रिया प्रत्येक जिले के निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी टीम के साथ संचालित होगी। पूर्व जिला के सेक्टर मजिस्ट्रेट रविन सेवा ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर मतगणना की तैयारी किया गया है। जब काउंटिंग होगा, काउंटिंग हॉल में सिर्फ पर्टिकुलर वार्ड का कैंडिडेट होंगे और उनके साथ पोलिंग एजेंट और उनका काउंटिंग एजेंट वो होंगे। उसके सिवाय और कोई सपोर्टर कोई इधर एंटर नहीं करेंगे। गांतोक नगर निगम सहित 7 स्थानीय निकायों के लिए यह तीसरा नगर पालिका चुनाव है। 7 स्थानीय निकायों के 51 नगर पालिका वार्ड है, जिनमें से 40 वार्डों के लिए मतदान हुआ है। राज्य के 11 वार्डों के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। मतदान के दिन लगभग 72% मतदान हुआ। सिक्किम में यह पहली बार राज्य विधानसभा द्वारा सिक्किम म्युनिसिपलिटी एक्ट 2007 में एक नई धारा 14A डालने के बाद गैर पार्टी आधारित चुनाव हुआ। आकाशवाणी के लिए उषा शर्मा और पारिजात शर्मा के साथ गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है। ये राशि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए है। राज्यों को ये अनुदान राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र ने 28 राज्यों को स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 87,460 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। इसमें से 60,750 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, जबकि शेष 26,710 करोड़ रुपए की राशि शहरी स्थानीय निकायों के लिए जारी किए गए हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान का उपयोग खुले में शौच मुक्त की योजनाओं और पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनर्चक्रण की स्वच्छता और रखरखाव के लिए आंशिक रूप से किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में इस राशि का उपयोग वायु गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता उपायों पर भी किया जाएगा।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड लॉकडाउन के कारण शुरुआती महीनों के दौरान बाधाओं के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु और सेवा कर जीएसटी के राजस्व संग्रह में सकारात्मक वृद्धि हुई है। ये व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के संकेत हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निपटान सहित 4,890 करोड़ 35 लाख रुपए का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4,750 करोड़ 60 लाख रुपए का संग्रह हुआ था। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। भारत में विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। नागालैंड में ईसाई समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे के अवसर पर उपवास रखा है। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ऑटिज्म और एस्पर्जर सिंड्रोम सहित ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकारों वाले लोगों के बारे में जागरूकता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस वर्ष ऑटिज्म दिवस का विषय है कार्यस्थल पर समावेश, महामारी उपरांत विश्व में चुनौतियां और अवसर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को आय और पर्याप्त धन, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, कानून के तहत सुरक्षा और राजनीतिक समावेश जैसी कई असमानताओं का सामना करना पड़ता है और महामारी के कारण इसमें और तेजी आई है। ऑटिज्म आजीवन रहने वाली न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसका पता बचपन में ही चल जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्राथमिक स्कूल स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई अध्ययनों में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के दौरान मातृभाषा में शिक्षा देने के लाभों का पता चला है। आज ओडिशा में कटक में प्रसिद्ध ओडिया ऋषि कवि आदिकवि सरला दास की 600वीं जयंती समारोह में भाग लेते हुए श्री नायडू ने प्रशासन और न्यायपालिका से लोगों से प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग करने का आह्वान किया। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल मैच में आज स्पेन के रॉबर्टो बतिस्ता अगुत का सामना इटली के जेनिक सिनर से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में कल ह्यूबर्ट हरकाज और आंद्रे रूबलेव के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी और कनाडा की बायंसा आंद्रेस्यू ने महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने 16 दिवसीय अर्जेंटीना दौरे पर ब्यूनस आयर्स पहुंच गई है। मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस दौरे में कुल 6 मैच खेलेगी, जिनमें FIH प्रो हॉकी लीग के 2 मैच भी शामिल हैं। प्रो लीग के मैच 11 और 12 अप्रैल को खेले जाएंगे। इससे पहले भारतीय टीम अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के साथ भी 2 वार्म अप मैच खेलेगी और प्रो लीग के बाद 2 अभ्यास मैचों में भाग लेगी। भारत ने म्यांमा में हुई हिंसा की आज निंदा की और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत का मानना है कि कानून का शासन होना चाहिए और म्यांमा में लोकतंत्र की बहाली जरूरी है। रेलवे ने एक ही वर्ष 2020-21 के दौरान 6000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन के विद्युतीकरण का काम किया है, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले वर्ष 2018-19 में 5000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया था, जो उस समय का सबसे अधिक किया गया काम था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों से बढ़ते कोविड मरीजों और दैनिक मृत्यु पर नियंत्रण के लिए अत्यधिक प्रभावी उपाय करने को कहा। सरकार ने कहा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड की स्थिति गंभीर चिंता का विषय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन की अटकलें खारिज की। देश भर में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट सभी मुद्दों को तेजी से सुलझाने पर सहमति। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों का प्रचार तेज। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। केंद्र ने स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को 46 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने की स्मृति में आज गुड फ्राइडे।
मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज रात रॉबर्टो बतिस्टा अगुट का सामना जैनिक सिनर से, दूसरे सेमीफाइनल में कल ह्यूबर्ट हरकाज और आंद्रे रुबलेव के बीच मुकाबला होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।